हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके सामने मैं प्राचीन भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है, आप सभी देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसमें मैं आपके सामने 90-100 क्वेश्चन के करीब जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 90-100 क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, वो सभी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इस क्लास में। और जितने भी सिंधु घाटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तकरीबन सभी को मैंने इस क्लास में कवर कर लिया है। तो आप मेरे साथ इस क्लास को एंड तक देखना और कोशिश करना आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें दिया हुआ है कि पुरालेख विद्या यानी पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, बताइए किससे है पुरालेख विद्या का। ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन से, शिलालेखों का अध्ययन से, महाकाव्यों का अध्ययन से या भूगोल का अध्ययन से। तो बता दूं इसका सही जवाब है शिलालेखों के अध्ययन से। शिलालेखों के अध्ययन से पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल है, यानी जो सर्वाधिक मत प्रचलित है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इसका जो टाइम पीरियड माना गया है, वो बताओ कौन सा माना गया है। ऑप्शन ए है इसमें 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी है 350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या कोई निश्चित नहीं है इसका टाइम पीरियड। तो बता दूं इसके बारे में जो सर्वाधिक प्रचलित टाइम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसमें आपको बता दूं कि जब आपने प्राचीन भारत को और प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें इसके समय का पता लगाने के लिए जो 2 विधियों के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें पहली विधि थी आपके सामने C14 डेटिंग मेथड, ठीक है, C14 डेटिंग मेथड। और इसके द्वारा जो पता लगाया गया था, इसके द्वारा तो यही लगाया गया था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी C14 डेटिंग मेथड के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और दूसरी विधि थी इसकी C14 रेडियो कार्बन, यानी C14 रेडियो कार्बन। और उसके द्वारा जो पता लगाया गया था इसका, वो माना गया था टाइम 1350 से लेकर के 1750, वो 2350 से लेकर के 1750 तक। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक, ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। बताइए जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तो वो किस युग से संबंधित थी। ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल से, या आद्य ऐतिहासिक काल से। बताइए अपने हिसाब से। तो बता दूं इसका जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो संबंधित था आद्य ऐतिहासिक काल से। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। और आपको अब इसमें इतिहास के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे पहला था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत, और तीसरा था आधुनिक भारत, ठीक है। तो फिर से ये प्राचीन भारत को फिर से 3 भागों में बांट दिया। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक, ठीक है। ये जो मतलब प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बीच के भाग की, यानी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। और इसका टाइम पीरियड जो सर्वमान्य था वो 2500 BC से 1750 BC तक था। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता हुई थी, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC तक, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। बताइए प्राचीन काल में जो भाषा लिखी जाती थी तो उसके लिए भाषा कौन सी थी। जो सामग्री यानी जो कुछ लिखा जाता था तो वो कौन सी भाषा में लिखा जाता था प्राचीन काल में। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, ब्राह्मी भाषा में, या खरोष्टी भाषा में। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। तभी तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी, मातृभाषा, संस्कृत भाषा, ये बहुत नामों से जाना जाता है इसे।
यानी संस्कृत भाषा को वैदिक भाषा भी कहा जाता है। यह सभी भाषाओं की जननी है, इसी से सभी भाषाओं का जन्म माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी, बताइए। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी सिल्वर। तो बता दूं, मानव की जो सबसे पहली धातु थी जिसका प्रयोग मानव ने किया था वो थी कॉपर। कॉपर यानी तांबा। और ये जो कॉपर है, कॉपर का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 3000 BC से 2000 BC के बीच ताम्र युग को माना गया है। ठीक है, 3000 BC से 2000 BC के बीच। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बताइए। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में सुरकोटदा से, बड़ावली से, मांडा से या कालीबंगा से। इसमें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और यहीं से याद रखना, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से ही मिले हैं, गुजरात में स्थित है। और बनवाली जो है, बरवाड़ी हरियाणा में स्थित है। बनवाली, बड़ावली या बनवाली ये हरियाणा में स्थित है। और मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यहीं से पाई गई हैं काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के साक्ष्य, कालीबंगा से मिले काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के साक्ष्य। और हल्के साक्ष्य भी मिले हैं यहीं से। और अलंकृत ईंटों के, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना कालीबंगा से मिले हैं अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, बताइए। ये महापाषाण संस्कृति जो थी, ये महापाषाण काल में जो उपयोग में लाए जाते थे 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच, वो बताओ क्या लाए जाते थे। देखते हैं इसमें कि पत्थर से बने अस्त्र, यानी 500 BC से 100 BC के बीच पत्थर से बने अस्त्र प्रयोग किए जाते थे, या पत्थर से बने औजार और उपकरण, या बने पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पर। धातु से बने पहले सिक्के हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में। तो बता दूं इसका सही जवाब है बुद्ध के काल में। और जो सबसे पहली मूर्ति या प्रतिमा बनाई गई थी तो महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी और उसे बनाया गया था मथुरा शैली में, क्योंकि मूर्तियों की 2 शैलियाँ हुआ करती थी, मथुरा शैली और गांधार शैली। याद रखना, मथुरा शैली में बनाई गई थी और ये सफ़ेद कलर की हुआ करती थी। आगे इसमें कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में, बताइए। कालीबंगा अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था मैंने, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहीं से मिले हैं काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य और हवन के साक्ष्य या उसके हल्के साक्ष्य। कालीबंगा से ही काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य और हल्के, यानी हल्के साक्ष्य, हल्के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसके साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, बताइए। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बता दूं इसका ऑप्शन सी या फिर सवाब ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही है इसके बारे में। इसमें आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को अश्वमेध यज्ञों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और गाय और शेर का कहीं भी किसी भी जगह हड़प्पा सभ्यता में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, यानी गाय और शेरों का। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। रही बात
ऑप्शन डी की, तो संस्कृति के बारे में बता दूं कि पहली बात तो यहाँ की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी और इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी और इस सभ्यता के परिवार को मात्र सत्तात्मक माना गया है। तो इस वजह से इसे मान सकते हैं कि इसकी जो सभ्यता थी सामान्यतः स्थिर थी। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही है। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था उन्होंने। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है आगे आपके सामने कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चनूदड़ो में या लोथल में? बता दूं इसका ऑप्शन डी सही है जवाब। लोथल गुजरात में इसकी खोज हुई थी पैमाने की, और इससे जब पैमाने की खोज हो गई तो उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैमाने का तो काम ही ना माप तोल करना है, माप करना है, तो उस वजह से कह सकते हैं कि उनको जानकारी होगी माप और तोल के बारे में। और लोथल के बारे में बता दूं आपको कि लोथल इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक बंदरगाह भी माना जाता है और यहीं से फारस की मुद्राओं के साक्ष्य मिले थे। यानी फारस की जो मुद्राएं थीं वो लोथल से ही पाई गई थीं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थे, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? बताइए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। तो बता दूं इसका सही जवाब है आपके सामने ऑप्शन ए, उचित समतावादी थी। यानी हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी प्रकार की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन थे? बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अवशेष मिले थे उसमें से तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन थे? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। तो बता दूं इसके बारे में, इसका ऑप्शन बी सवाल जाइए, ऑप्शन बी मुद्राएं सवाल वो ऑप्शन मुद्राएं बी सही है इसका। ठीक है, व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक थी मुद्राएं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला बताओ। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंधु। इजी क्वेश्चन है, बताओ। इसमें आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग था जिसकी स्थापना 1905 और उसका जो म्यूजियम या उसका मुख्यालय जो था उस टाइम वो कोलकाता में था। ठीक है, और उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था जॉन मार्शल को पहला अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। और जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीमें बनाई गई थी। पहली टीम का अध्यक्ष बनाया गया था उनके द्वारा दयाराम साहनी को, और दूसरी टीम का हेड बनाया गया था राखलदास बनर्जी को। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में रावी नदी के किनारे सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को, जिनके द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी और ये लाहौर के पास रावी नदी के किनारे स्थित है। और उसके 1 साल बाद यानी 1922 में खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की, और ये की थी राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कराची के पास है ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इस वजह से भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर 1921 में हड़प्पा था जो रावी नदी के किनारे था। ठीक है, याद रखना। और दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो। आगे इसमें हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्या शिकारी, पुजारी, किसान और श्रमिक था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? बताइए हड़प्पाकालीन समाज में जो वर्ग थे बताओ वो कौन से थे इसमें? तो बता दूं इसका सही जवाब है आपके सामने ऑप्शन बी, यानी वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, जैसे बाद में फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये बने। इसके बारे में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जब वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे तो उसमें।
और इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने जब ऋग्वेद में 10 मंडलों के बारे में पढ़ा था तो उसमें 10वां मंडल था, ठीक है, और उसकी रचना की गई थी महासूक्ति के द्वारा, और उनके द्वारा ही इसमें वर्ण व्यवस्था की व्याख्या भी की गई थी, और जिसमें उन्होंने बताया था कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं। जैसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी ये जो बताए गए थे चारों, ये महासूक्त के द्वारा बताए गए थे, और 10वें मंडल में ऋग्वेद के में, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 आगे, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? बताइए, हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई हुई थी तो इनमें से कौन सा अवशेष नहीं मिला था? आपके सामने नालियों और कुएं, दुर्ग, अन्नागार, शिखर सहित मंदिर। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि नालियाँ और कुएं भी मिले, दुर्ग भी मिले और अन्नागार भी मिले, लेकिन आपके सामने ये शिखर सहित मंदिर, ये कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले। तो इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई या किस वर्ष में हुई? तो बताया था अभी पहले क्वेश्चन में, ये 1921 में उसके दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921 में रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? बताइए, आज के आधुनिक युग के व्यक्ति और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्ति के बीच सभ्यता समानता जो थी वो किसकी पूजा से मिलती है? क्या पशुपति की पूजा पहले भी की जाती थी और अब भी की जाती है? इंद्र और देवी माता की, पत्थर और पेड़ और पशु की, विष्णु और लक्ष्मी की, या शिव और शक्ति की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्थर, पेड़ और पशुओं की। तब भी की जाती थी और अब भी की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए, हल के साक्ष्य यह भी बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने क्वेश्चन में, रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या बनवाली से। तो इसमें बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही है, कालीबंगा से हल के द्वारा जोते गए साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो राजस्थान का हनुमानगढ़ से है, वहीं पर काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के साक्ष्य, हल के साक्ष्य और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, राजस्थान से है ये। आगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बताइए, सैंधव स्थलों में जो उत्खनन से प्राप्त मोहरें हुई हैं उसमें किस पशु का, यानी किस पशु की आकृति उस पर छपी हुई मिली है सर्वाधिक मात्रा में? ऑप्शन ए, शेर की, घोड़ा की, बैल की या हाथी की? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैल की आकृति सर्वाधिक मुद्राओं पर पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईंट की कृत्रिम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा या जिस डॉकयार्ड कहते हैं वाला एकमात्र सिंधु स्थल, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो बता दूं, इसका एकमात्र सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल, क्योंकि लोथल ही बंदरगाह था और डॉकयार्ड संबंधित बंदरगाह से ही होते हैं, जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल। आगे, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बताइए, सिंधु घाटी के जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं उनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं था, किस जानवर के साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए, भैंस, ऑप्शन बी, भेड़, ऑप्शन सी, गाय या सूअर? तो इसका सही जवाब है गाय। मैंने बताया था गाय और शेर के तो कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिले थे, तो याद रखना, शेर और गाय मिल जाएं तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बताइए, कौन सा ऐसा नगर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं मिला था, इस वजह से उसे ग्रामीण माना गया था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चनूदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है। बाकी सभी में दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला है।
अच्छे से याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो ग्रामीण है वो चनूदड़ो है, और यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। और यहाँ पर एक भी किला यानी दुर्ग नहीं मिला है, इस वजह से इसे ग्रामीण माना गया है। और इस जगह पर जो साक्ष्य मिले हैं उसमें याद रख लो कि यहाँ पर गोल कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं चनूदड़ो में। और यहीं पर मिला है एकमात्र, मतलब ये कैसे बता दूं मैं आपको कि एकमात्र स्थल है ये जहाँ पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य और ग्रामीण स्थल है, और कोई भी दुर्ग नहीं है। और लिपस्टिक एवं चूड़ियों के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं ये, और याद रखना। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी चनूदड़ो में मिले थे, बिल्ली का पीछा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, क्या प्रकृति के बलों की पूजा होती थी इसमें, व्यवस्थित शहरी जीवन था, पशुचारण खेती थी, या जाति समाज था? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो बता दूं इसका सही जवाब है, यह जो थी सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यवस्थित शहरी सभ्यता थी। याद रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह व्यवस्थित शहरी सभ्यता, लेकिन जो आगे जो वैदिक सभ्यता होगी उसे ग्रामीण सभ्यता माना गया है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक माना गया है इसको, यानी सत्ता जो थी माता के द्वारा मात्र सत्तात्मक माना गया है। और वैदिक सभ्यता को पितृ सत्तात्मक, यानी पिता जो था सत्ता का मालिक होता था इसमें, वैदिक सभ्यता में। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे किसके, मतलब किसके द्वारा मकान बनाते थे, किस मटेरियल का प्रयोग करते थे? बताइए, पक्की ईंटों के द्वारा मकान बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, या सभी से? तो आपने ये तो अच्छे से पढ़ा होगा कि पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले सिंधु घाटी की सभ्यता से। जो मकान बनाए जाते थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका सही है, पक्की ईंटों के। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, या सिंधु नदी? ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है और किस जगह पर स्थित है। तो इस वजह से इसे अच्छे से याद कर लो कि मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज हुई थी 1973 में हुई थी, मांडा की 1973 में, और ये की गई थी एम एस वाट्स के द्वारा। कुछ और प्रमुख स्थल आपके सामने बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहला स्थल तो मैंने आपको बता दिया था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे और राखलदास बनर्जी के द्वारा। और एक सुतका गेंडोर था, ये अफ़गानिस्तान में खोजा गया था 1927 में। ये दास्क नदी है, ये इसकी खोज की थी, बताओ किसके द्वारा खोज की गई थी? इसके कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा, RL कुछ ऐसे ही करके है, आगे नाम बताओ। और एक और फिर आगे देख लो चनूदड़ो के बारे में, और देख लो चनूदड़ो की जो खोज हुई थी ये 1931 में हुई थी। और ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे ही खोजा गया था, ये पंजाब में स्थित है ये जगह चनूदड़ो। और इसकी जो खोज की थी MG मजमूदार के द्वारा की गई थी चनूदड़ो की। और उत्तर प्रदेश से बता देता हूँ, आलमगीरपुर है एक जगह उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर। हिंडन नदी है एक, हिंडन नदी के किनारे खोजा गया था आलमगीरपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो आलमगीर यूपी में खोजा गया था 1958 में। और हिंडन नदी के किनारे इसकी खोज की थी YD शर्मा ने, ठीक है, याद रखना, YD शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी जो हिंडन नदी के किनारे है। याद रखना, मांडा ये चेनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, रोपड़ किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है क्या
क्या सतलज के, क्या सिंधु के, या रावी के? बताओ। रोपड़। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे है। ये जो रोपड़ है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और ये पंजाब में पड़ता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। और सतलुज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो 5 नदियां हैं सिंधु की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, वो सबसे दक्षिणी नदी है उसकी, तो उसके किनारे स्थित है ये रोपड़। आगे 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। बताइए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली थी उसका किसके द्वारा या कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा के द्वारा इसका पता चलता है। बताओ धोलावीरा कहाँ स्थित है? आपको बता दूं धोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को में शामिल है। भारत की 40, उनमें 40वीं यानी लेटेस्ट साइट यही है धोलावीरा। और इससे पहले रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है वो 39वीं है। भारत में बताओ कितनी सांस्कृतिक हैं, कितनी प्राकृतिक हैं और कितनी कृत्रिम हैं? बताओ। जैसे वो मिश्रित हैं, मिश्रित तो आपको पता होगा कंचनजंगा है, एकमात्र है मिश्रित यूनेस्को धरोहर जो भारत में, ठीक है। याद रखना ये हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा से पता लगाया गया था इसका। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल या नीला, हरा या पांडु या नीला? तो बता दूं इसका ऑप्शन ए सही है, लाल कलर का मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग किया जाता था। आगे, देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की जो पूजा थी किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। आगे फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताओ। सबसे बड़ा भवन, विशाल स्नानागार, अन्नागार, या स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान? बताइए कौन सा स्थल है जो सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो में? ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे हड़प्पा में तो सबसे बड़ा स्थल था एक अन्नागार था 12 कक्षों का, ठीक है। और फिर इसमें पूछा है इसमें मोहनजोदड़ो में कौन सा था सबसे बड़ा, तो इसमें भी अन्नागार था सबसे बड़ा, ठीक है। याद रखना जो मोहनजोदड़ो था उसमें सबसे भवन खोजा गया था सबसे बड़ा, वो विशाल अन्नागार ही था, ठीक है, याद रखना। और मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला। और इसमें एक प्रमुख इमारत भी खोजी गई थी जो थी एक विशाल स्नानागार, लेकिन बड़ा इसमें विशाल अन्नागार ही था मोहनजोदड़ो में, याद रखना। आगे देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन नंबर आगे 33 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, याद रखना, दयाराम साहनी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध नहीं है? बताइए किसका हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन का, कनिंघम का, एम व्हीलर का, या पीएस वत्स का? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पीएस वत्स का। इस सभ्यता से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। कनिंघम के बारे में बता सकता है कोई? आपको बता दूं मैं, जो कनिंघम थे उनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और जनक क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही सबसे पहले ये जो अवशेष खोजे गए बाद में इनकी खोज करने की कोशिश की थी। यानी जो उन्हें मालूम था कि कुछ ना कुछ सभ्यता पहले थी, तो उसी वजह से 1856 में उनके द्वारा कुछ पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज की गई थी। तो इस वजह से, लेकिन ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर इन्हें
भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया इसी वजह से। और बाद में चल के दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और इन सभी ने खोजें की, लेकिन पुरातत्व जनक कहा जाता है कनिंघम को। आगे, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है? बताइए, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में या हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? टेराकोटा का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेराकोटा का उपयोग ही किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से, मुख्य धातु के रूप में। आगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताइए, हड़प्पावासियों के द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता था और जिसमें वो अग्रणी थे? मुद्राओं का, कांसे के औजारों का, कपास का या जौ का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास का। कपास के उत्पादन में या कपास के उपयोग में वो अग्रणी थे। हड़प्पा की खोज किस युग में की गई थी? बताओ, हड़प्पा की खोज क्या कांस्य युग में की गई थी, क्या नवपाषाण युग में की गई थी, क्या पुरापाषाण में या लोह युग में? तो ये पहले भी बता दिया है, इसका ऑप्शन ए सही है, कांस्य युग में की गई थी। कांस्य युग का टाइम पीरियड है 3000 BC से 2000 BC के बीच, 3000 से 2000 BC के बीच। और आपने पढ़ा होगा जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसका है 2500 BC से 1750। तो ये 2500 से लेकर के 1750, तो ये कांस्य युग, कांस्य सभ्यता जो थी या कांस्य युग जो था उसके बीच में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उसके अंतर्गत थी। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बस व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? बता दूं, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यापार कृषि था। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे? ये भी बता दिया है, शहरी थे। जो वैदिक पीरियड आएगा बाद में उसके निवासी थे ग्रामीण। और एकमात्र इस सिंधु घाटी की सभ्यता में एकमात्र स्थल था चनुदड़ो जो ग्रामीण था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला था, बाकी सभी सभ्यता शहरी प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है आगे, सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? पहले बता दिया है, ये मृतकों का टीला है सिंधु घाटी, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? यह भी बता दिया मैंने, हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे, वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा लोथल में, बनावली में, दैमाबाद में या कालीबंगा में? बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि आपने लोथल के बारे में पढ़ा, लोथल के बारे में ये हड़प्पन समय के रथ की कोई प्रतिमा का साक्ष्य या कोई उल्लेख नहीं मिला, तो इस वजह से हम ऑप्शन ए को काट सकते हैं। कालीबंगा के बारे में भी पढ़ा हमने काफ़ी, कालीबंगा के बारे में भी कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला। रही बात बनावली और दैमाबाद की, बनावली हरियाणा में स्थित है, तो इसके बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है पहले भी। और तो एक ही बचा दैमाबाद, तो दैमाबाद से ही संबंधित है हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा का। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए, किस जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो? ऑप्शन ए लरकाना में, ऑप्शन बी मोंटगोमरी में, ऑप्शन सी सिंधु में या ऑप्शन डी उधमपुर में? इसे अच्छे से याद रखना और याद ही होगा क्योंकि इसका तो क्वेश्चन आता ही रहता है। ये लरकाना जिले से स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बताइए क्या थी? यह पहले आ गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो स्थिति थी वो कृषि प्रकार की थी, यानी कृषि पर आधारित थी, तो इसकी ताकत भी कृषि ही थी। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या माया सभ्यता? इसमें आपको बता देता हूँ कि विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, जो इराक ईरान से संबंधित है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ईरान का पुराना नाम ही मेसोपोटामिया था। और ये जो वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ थीं, दजला और फरात, उनके बीच में स्थित हुई थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? क्या लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है या हड़प्पा है? आपको इसमें बता दूं, लोथल गुजरात में, तो ये पाकिस्तान में नहीं। कालीबंगा पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है बताओ?
जल्दी जल्दी में मुंह में से निकल जाता है तो आप उसी को समझ लेते हो। बताओ कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और वहीं से साक्ष्य बताए थे मैंने, काली मिट्टी के द्वारा बनी चूड़ियों के, अलंकृत ईंटों के और हल्के साक्ष्य भी मिले थे कालीबंगा से। और आलमगीरपुर है ये। आलमगीरपुर को कोई बता सकता है? आलमगीरपुर कहाँ है? बताओ बताओ, कोई बता सकता हो तो। आलमगीरपुर क्या कहाँ पर है? क्वेश्चन आ भी गया है पहले इसमें, तो बता दूं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे याद रखना। यूपी से संबंधित क्वेश्चन में उसमें एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। और ये हिंडन नदी के किनारे है और 1958 में इसकी खोज की गई थी वाई डी शर्मा के द्वारा। और बता दूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है इसमें से एकमात्र है, इसमें पाकिस्तान में स्थित है। जैसे सिंधु घाटी, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी होती थीं? बताइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें गलियों का आकार कैसा होता था? चौड़ी और सीधी होती थी क्या? सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट और सकरी और घुमावदार? बताइए किस प्रकार की होती थी? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये और याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, उसमें कोई लिपि का प्रयोग नहीं होता था, ओनली पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता था। यानी उसमें जैसे सामान को लिया जाता था तो एक दूसरे से वो प्रयोग किया जाता, बार्टर सिस्टम का। और लिपि थी भावचित्रात्मक थी, यानी कैसे कह सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ आपको मैं, ऐसे समझो इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि जो यह सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें कुल 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे। यानी 64 कुल मूल चिन्ह थे इसके, ठीक है। इसमें जो लिखने के और पढ़ने के जो चिन्ह थे 64 थे और इन्हें पिक्टोग्राफ कहा जाता। क्या कहा जाता था? पिक्टोग्राफ। और इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, इसकी कोई लिपि नहीं थी, लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। और इसको लिखा जाता था पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, याद रखना। और इसकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कि विशाल स्नानागार पाया गया था। बताइए कहाँ पर विशाल स्नानागार? क्या हड़प्पा में पाया गया, लोथल में पाया गया, चनूदड़ो में या मोहनजोदड़ो में? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। और ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्तर वो था, इमारत थी मोहनजोदड़ो की, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की। देखो ऐसे कन्फ्यूज होते हैं जल्दी में, ऐसे ये जो क्वेश्चन है अन्नागार स्नानागार, माइंड में कभी अन्नागार आ जाता है कभी स्नानागार। तो बता दूं इसका मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल स्नानागार ना होकर अन्नागार था, ठीक है, याद रखना क्या था? अन्नागार। और विशाल तो स्नानागार भी था लेकिन अन्नागार के मुकाबले वो छोटा था, सबसे बड़ा था अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 50 से आगे, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? बताइए किसकी, जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जिस मूर्ति की स्थापना की गई थी वो लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। क्या नटराज की मूर्ति थी वो, नर्तकी की मूर्ति थी, या बुद्ध की थी, या नरसिम्हा की? तो बता दूं इसका सही जवाब है एक नर्तकी की मूर्ति। जो इससे सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी वो नर्तकी की मूर्ति थी और यह इसकी महत्वपूर्ण रचना थी। क्वेश्चन नंबर 51 है आगे, भारतीय पुरातत्व का जनक, ये भी पहले बता दिया मैंने, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करते हैं? बताइए कौन से लक्षण हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। बताइए आपकी नज़र में कौन सा सही है इसमें से? यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनसे ये इसमें से कौन सी विशेषता मिलती है? क्या वो विशाल महल और मंदिर में रहते थे, या उनके मतलब टाइम में विशाल महल और मंदिर थे? तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि महल तो थे लेकिन मंदिर का कहीं से कोई साक्ष्य नहीं है। क्या वे देवी और देवताओं या दोनों की पूजा करते थे? हाँ ये सही है, वो दोनों की पूजाएं करते थे, देवी की देवताओं की भी पूजा करते थे, देवी की भी पूजा करते थे, ठीक है।
और तीसरा है इसमें, क्या वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? ऐसे भी कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इस वजह से इसका एक ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2। तो इस वजह से इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 ओनली ऑप्शन बी में है, तो याद रखना इसका ऑप्शन बी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखो स्टेटमेंट है आपके सामने कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तो मौजूद थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें बता दूं, पहले स्टेटमेंट को देखो कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, हाँ सही है। उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, धार्मिक तत्व भी थे क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करते थे। वर्चस्वशाली नहीं था, हाँ ये कह सकते हैं कि वो वर्चस्वशाली नहीं थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है इसका। दूसरा देखो, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र, यानी कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो कपास के साक्ष्य मिले हैं तो कपास के वस्त्र तो बनाए ही जाएंगे, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 है आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गेंडा। बताइए किन पशुओं की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती थीं? बैल, हाथी और गेंडा में। इसमें बता दूं, जब किसी जानवर की आकृति या किसी के जानवर के बारे में पूछा जाए तो आप 2 जानवर महत्वपूर्ण याद रखो, गाय और शेर। गाय और शेर के में अगर वो कहे कि इसके साक्ष्य मिले हैं, इसका उपयोग किया जाता था, तो उसे स्टेटमेंट को बिना देखे आप गलत कर सकते हो, क्योंकि गाय और शेर के कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो बैल, हाथी और गेंडा, इन तीनों का प्रयोग किया जाता था। और सर्वाधिक मात्रा में जो साक्ष्य मिले थे वो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि बैल के सर्वाधिक मुद्राओं पर साक्ष्य मिले थे। तो ठीक है, इन तीनों का प्रयोग किया जाता था, बैल, हाथी और गेंडा का। क्वेश्चन नंबर 55 है आगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देख लो, ये पहले बताया मैंने, शेर और बैल के नहीं हुए हैं, वो शेर और गाय के। लेकिन इसमें तो ऑप्शन 1 ही सही दिया हुआ है, शेर। पर मेरी बात याद रखो, इसमें शेर और गाय ये दोनों सही हैं, इन दोनों के ही साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो शेर को ही ना करके इन दोनों को कर दो, ए और सी। गाय और शेर के कहीं से भी कोई साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं मिले हैं। आगे, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, सैंधव सब मुद्राओं का, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं का, जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी उनका सर्वाधिक प्रचलन, यानी सर्वाधिक प्रचलन का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? गज, वृषभ, गेंडा या एक श्रृंग पशु? तो बता दूं, ये सर्वाधिक है, एक श्रृंग पशु। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर या हाथी? तो ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 1 से ज़्यादा पूछे हैं और देखते हैं, चलो 1 से या 5वां, 1 से ज़्यादा। तो इसमें बता दूं कि बाघ था, अश्व था, हाथी था, अजवी था, लेकिन शेर और गाय नहीं थे। तो शेर का ही ऑप्शन है, गाय का तो है ही नहीं, तो इस वजह से इसका 20 सही है, ओनली 5। शेर के कोई साक्ष्य नहीं है। आगे 58 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? महत्वपूर्ण पॉइंट है और पूछा जा सकता है आपसे। ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई ना कोई जैसे बातचीत चलती है, डिस्कस करते हैं, या कोई एग्जाम आ जाता है या इंटरव्यू आ जाता है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? बताइए। देखो स्टेटमेंट है इसमें, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी मिलती है। तो याद रखना कि सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो तो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मेसोपोटामिया की थी, तो इस वजह से ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसको जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसके तहत सबसे पहले खोजा गया शहर 1921 में
हड़प्पा था। ठीक है, इसी वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से या राजस्थान से? बताओ। तो दिमाग लगाओ इसमें कि आप एक ऑप्शन को तो गलत वैसे ही कर सकते हो। जैसे रोम है, रोम इटली की राजधानी है, तो वो तो दूर है, उस जगह पे तो कैसे भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था इटली जाने का इंडिया से। तो इस वजह से कह सकते हैं कि रोम इटली का तो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, क्योंकि सुएज नहर जो बनी थी वो तो बाद में बनी थी, 1969 के करीब चालू हुई थी, तो 1963-69 जब चालू हुई थी। ठीक है, तो याद रखना सिंधु घाटी से जो व्यापार किया जाता था वो ईरान के लिए होता था, अफ़गानिस्तान के लिए भी होता था, और राजस्थान का ये राज्य है तो राजस्थान से तो होगा ही, क्योंकि ईरान से आएगा या अफ़गानिस्तान से आएगा तो वो सामान राजस्थान तो आएगा ही इंडिया में, या और किसी राज्य में आएगा गुजरात में, तो इंडिया के तो सभी शहरों राज्यों को मान सकते हैं हम तकरीबन। तो इस वजह से 1, 2 और 4 सही है, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है आगे, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। बताइए। 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। 1 मंजिला भवन, अन्नागार और जलाशय यानी स्नानागार। चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। बताओ। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये तीनों पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? मैंने 2 मेथड बताए थे, उसमें से देखो, या ये ऑप्शन है इसमें देखो। सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों की तिथिक्रम से, या सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर? तो बता दूं इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है इसका, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना करके इसकी जो तिथि थी वो निर्धारित की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? 14 गुणज भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के, या 18 गुणज भार के? ये इम्पोर्टेंट है और इसे याद कर लो अच्छे से, 16 गुणज के। ठीक है, जैसे 16 आना वगैरह ऐसे बोल देते हैं, तो 10 आना ये तो कोई नहीं बोलता, 14 भी नहीं बोलता, तो आप याद रख सकते हो 16 आना। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो गुणज थे मापक के लिए, तो वो 16 गुणज भार के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है आगे, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? बताइए। जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों के द्वारा जो इसके अपने मत दिए गए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण, इसमें आपको बता दूं कुछ इतिहासकारों के मतों के बारे में बता देता हूं कि जैसे एक इतिहासकार हुए थे फेयर सर्विस, और उन्होंने इसके पतन का कारण बताया था कि वनों के कटाव हो जाने के कारण और संसाधन खत्म हो जाने के कारण भी इसका मतलब विनाश हुआ था इस सभ्यता का। और एक मार्टिन व्हीलर वो इतिहासकार भी हुए थे, मार्टिन व्हीलर, उनके अनुसार इसका जो कारण बताया गया था वो आकस्मिक रूप से हुआ था। ये बताया गया था मार्टिन व्हीलर के द्वारा कि इस सभ्यता का अंत हुआ था आकस्मिक रूप से। और जॉन मार्शल जो प्रमुख इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल, आप उनके मत को अच्छे से याद रख सकते हो, जॉन मार्शल के को। और इन्होंने 2 मत दिए थे अपने अनुसार। पहले मत में इन्होंने बताया था कि भूकंप आ जाने के कारण इस सभ्यता का अनुसार वो अंत हुआ था, भूकंप के कारण। और दूसरे मत में इन्होंने कहा था कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ था बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था। ठीक है, और सर्वाधिक जो मत माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का, वो यही माना जाता है मैक्स इसका, जॉन मार्शल का, कि इसका जो अंत हुआ था बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था। और ये जो बाढ़ आ जाने का कारण बताया था जॉन मार्शल के साथ साथ अर्नेस्ट मैके एक और इतिहासकार थे, उनके द्वारा भी बताया गया था यही। और एक और इतिहासकार हुए थे आर.एल. स्टाइन, क्या नाम था उनका? आर.एल. स्टाइन। ये आपको जो इनके कथन है ये याद रखने ज़रूरी हैं, पूछा जा सकता है, या फिर एग्जाम्पल दो किसी में तो अच्छे, मतलब बढ़िया ही रहेगा। आप 5-10 बार रिवाइज कर लो, अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको बता दूं आर.एन. स्टाइन जो इतिहासकार हुए थे उनके अनुसार इसका अंत माना गया था जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, याद रखना। तो बता दूं ये महत्वपूर्ण है इसका।
इसमें तो क्या दिया, देखो अलग अलग कारण हैं, अलग अलग इतिहासकारों का मानना है, इसमें दिया हुआ है आर्यों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ था। लेकिन मेरा मत मानना है, और मैंने जैसे पढ़ा है, अनुभव किया है, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो बाढ़ को, क्योंकि मैं तो इसी को करूँगा, चूँकि मैं तो जॉन मार्शल के को ही सर्वाधिक मान्यता देता हूँ और इतिहासकार भी उसी को सर्वाधिक मानते हैं। तो इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका जो पतन हुआ था, इसका प्रमुख कारण मेरे अनुसार तो बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो आप, तो आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। ठीक है, आपको जो सही लगे उसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 है आप इसमें कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक युग से है, आधे ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है या उत्तर ऐतिहासिक से है। तो ये भी पढ़ा दिया था मैंने, जैसे प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया था, एक था प्रागैतिहासिक, एक आधे ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो संबंधित था आधे ऐतिहासिक युग से। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है और वहाँ पाई गई है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के मूल स्रोत है उसे जानने का, और जो साक्ष्य पाया गया है उसका मोहरें हैं क्या बर्तन, जेवर, हथियार और औजारें, नहरों के अवशेष हैं या लिपि है। तो बता दूं नहरों के अवशेष हैं इसके जानने के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 66 है आगे, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जो सही नहीं है वो कथन बताना है इसमें। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोहे से परिचित थे। तो बता दूं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता पढ़ी, पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली। सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड जो था 2500 से लेकर के 1750 BC तक था। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद विकास हुआ या खोज हुई वैदिक सभ्यता की, जिसकी खोज हुई 1500 BC से 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड माना गया। ठीक है, 1500 से लेकर के 1000 तक तो माना गया था इसका ऋग्वैदिक का। उसके बाद 1000 से लेकर के 600 तक माना गया था उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, जिसमें बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी। और 600 में माना गया था लोहा युग का, यानी लोहे की खोज हो गई थी 600 के करीब। सॉरी, थोड़ा मैं गलत बोल जाता हूँ जल्दी जल्दी में, पर आप उसे सुधार सकते हो कि लोहे की खोज का जो टाइम माना जाता है वो तो माना जाता है 1000 BC, और जो इसका उपयोग यानी लोहे का जो उपयोग है ये माना जाता है 600 BC। यानी लोहे की खोज तो 1000 BC में हो गई थी, लेकिन इसका जो प्रयोग स्टार्ट हुआ था वो 600 BC से हुआ था। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है अंतरजी खेड़ा, यानी अंतरजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में जगह है, उसी से इसके प्रयोग के साक्ष्य पाए गए हैं, लोहे के प्रयोग के, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। इसमें मैंने आपको पहले बताया था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये तो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण थी, और मात्र सत्तात्मक थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, और पिता सत्तात्मक वैदिक सभ्यता। और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं भिन्नता के लिए। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, यानी ये बताया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी, सही है बिल्कुल। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, हाँ ये भी सही है, क्योंकि लोहे की खोज तो उसके बाद ही हुई थी, क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता के बाद, और वैदिक से पहले हुई ये सभ्यता सिंधु घाटी। तो मेरे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है आगे, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। बताइए पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से जो संबंध थे, चीन से, ग्रीस से, इराक से या श्रीलंका से। तो बता दूं ये थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया नाम अब वर्तमान में इराक रख गया है, तो इसी तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, इराक। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। बताइए कौन सा स्थल ऐसा है जिसके पुरातात्विक स्थल के सिंधु
सभ्यता से संबंध नहीं है। दधेरी, हुलास, मांडा या बुरजोम, तो ये इसका सही जवाब है बुरजोम से। पुरातात्विक स्थल के जो बुरजोम पुरातात्विक स्थल है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं है। और किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो बुरजोम कहाँ पर है। नहीं, कल की क्लास में जो आगे वाली क्लास होगी उसमें तो मैं बता ही दूंगा आपको कि बुरजोम कहाँ है। आपके लिए होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में बताना कि बुरजोम कहाँ स्थित है और किससे संबंधित है और किस लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल, तीनों के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन लोथल पाटलिपुत्र के बारे में नहीं पढ़ा। पाटलिपुत्र तो मगध की राजधानी थी, आपने पढ़ा होगा। और इसकी जो स्थापना की थी उदयन के द्वारा की गई थी, जो हर्यक वंश का शासक था उदयन के द्वारा, याद रखना। आगे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है। नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही है। अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल सही है। अपने उद्योगों के लिए, बताइए क्या उद्योग विकसित थे। नहीं, उद्योग तो नहीं थे तब, तो इस हिसाब से इसका उद्योग भी थे, क्या हो सकते हैं उद्योग हों। हाँ, जब चावल के साक्ष्य, मुद्राओं के साक्ष्य, फारस की मुद्राओं के साक्ष्य मिले, कपास, तो हाँ, तो सूती वस्त्र और ये सभी उद्योग ही थे। आधुनिक टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन उद्योग तो विकसित थे, तो इस वजह से इसके चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं हुआ है। बताइए किस पशु का, बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भेड़ का। तो बता दूं इसका ऑप्शन सी सही है, घोड़ा का किसी भी मुद्रा पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आगे 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बताइए किस पशु के साक्ष्य मिले हैं उस मोहर पर। घोड़ा के, गधा के, बैल या हाथी। तो बता दूं बैल के साक्ष्य मिले हैं, और बैल की आकृति की मुद्राएं ही सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। बताइए क्या आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ और प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो बता दूं सिंधु घाटी के लोग जो हैं मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, इसीलिए ये जो सभ्यता थी मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। बार बार प्रयोग कर रहा हूँ मैं इस वर्ड को कि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, अच्छे से याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थीं। सेल खड़ी से, अकीक से, पक्की मिट्टी से या तांबे से। बताइए इसमें बता दूं इसका ऑप्शन ए सही है, सेल खड़ी से संबंधित थी सिंधु घाटी की अधिकतर मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, बताइए सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। बताइए सिंधु घाटी के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। कौन सा सही है। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध, यानी व्यापारिक संबंध, व्यापारी थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिदा से। तो बता दूं ये ईरान से संबंधित है। भारत अवेस्ता जिसका संबंध ऋग्वेद में मिलता है, या ऋग्वेद में अवेस्ता जो है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, याद रखना। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। पहला स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट बी है,
वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में थे एक सही है। बताइए कौन सा एक सही है उपर्युक्त में से। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने सही है और ऑप्शन कौन सा सही है इसका। तो बता देता हूँ, इसका ये ऑप्शन तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये तो पहले ही नष्ट हो गए थे, तो बाद में इनकी खोज हुई थी। ठीक है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और इसमें देख लेते हैं क्या ये स्पष्टीकरण करता है, तो ये स्पष्टीकरण तो नहीं करता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन भी सही है। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, या पूर्वी पार्श्व में, या पश्चिमी पार्श्व में। बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। उत्तरी और दक्षिणी दोनों में थी ये सीढ़ियाँ। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है मोहनजोदड़ो के विषय में। पहला है इसमें, यह गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था। बी है इसमें, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना होता था। वहाँ के निवासियों को स्वर्ण को आभूषण का ज्ञान था। तो बता दूं, ये इसका ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। कुल्हाड़ी, छेनी, छुरिया व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे, ये भी गलत है। यह गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था। बचे ये पहला और तीसरा। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बनता था, तो ईंटों का, पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही है। फर्श जो है स्नानागार का पकी हुई ईंटों से बनता था। 81 नंबर क्वेश्चन है आगे। थोड़े से और क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन और देख लो बस, 5 या 7 मिनट बस। कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से मिले हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना। इसमें आपको कुछ 2-3 पॉइंट और बताते देता हूँ जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जैसे मोहरें हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 82 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 81 में जो घरों से प्राप्त हुए हैं, जैसे घर में, ये तो आपके सामने मोहरें ये हो गए कुएँ। ठीक है, और इसके अलावा और देख लो कि एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है इसमें मोहनजोदड़ो से, और एक स्वामित्व चिन्ह भी मिला था, जैसे ये है स्वामित्व चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार का मिला था। एक मोहर पर नाव का चित्र भी मिला था, और कुएं के साक्ष्य तो आपके सामने है ही। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है। हाथी, गेंडा, बाघ या बैल। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैल। जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है उस पर यह बैल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है। भैंसा, गेंडा, भेड़ तथा चीता, सर्प, गेंडा तथा बैल, सिंह, गेंडा, बैल तथा घड़ियाल, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। बताइए। तो इसमें बता देता हूँ आपको कि इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें मिले हैं चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी, बताइए। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और यह भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है राखीगढ़ी हरियाणा में। तो बताइए, संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के कब्रिस्तान के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। बताइए। वृषभ मुद्रा हड़प्पा, चानूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफगानिस्तान में। तो ये तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। 87 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। कच्छ यानी गुजरात की तरफ। देसलपुर, धौलावीरा, लोथल या रोजदी।
तो इसका सही जवाब है, आपके सामने बता देता हूँ, देसलपुर ये गुजरात में है और कच्छ क्षेत्र में स्थित है, और धौलावीरा भी। लेकिन लोथल गुजरात में होने के बावजूद भी ये कच्छ क्षेत्र में नहीं है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये लोथल है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पत्तन यानी बंदरगाह, ये लोथल था, ठीक है, ये भी सही है। आगे, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात में, तो यही सही है, इसका ऑप्शन सी लोथल। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखे। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगली क्लास लेकर के आऊँगा मैं, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता से संबंधित, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे 100 के करीब क्वेश्चन उसमें लेकर के आऊँगा। ऐसे ही सभी जो इतिहास, अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है, तो उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 20 के करीब, तो सभी से संबंधित क्वेश्चन हर प्रत्येक क्लास में लेकर के आऊँगा। 100-200 जितने क्वेश्चन होंगे सभी टॉपिक में, उस हिसाब से तो पढ़ते रहिए इस तरह से। फिर जब प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद करूँगा मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, तो सभी के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो इसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए। वीडियो को तेज़ स्पीड करके भी देख सकते हो टाइम की बचत करने के लिए, पर वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी से बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आए तो कह नहीं सकता, थोड़ा बहुत ही आएगा, पर अधिकतर संभावना 90% इसी से हो जाएगी क्वेश्चन की आपकी। तो पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।